बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, चुनाव का माहौल है। सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है। चुनाव आयोग ये कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं। इस देश का चुनाव आयोग ये कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब से देश आजाद हुआ एक बार भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। एक बार भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। चुनाव आयोग के लोग होंगे, रिकॉर्डिंग करना तो कर लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहां विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के एक मर्यादा और लिमिटेशन है कि आप 27 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। आपको जवाब देना होगा भाई पैसा कहां से आया। ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं जो आप नहीं जानते, प्रत्याशी के लिए मर्यादा और लिमिटेशन तय है और भारत में पार्टियों की कोई मर्यादा ही नहीं है। 100 करोड़ करो, 1000 करोड़ करो, 10,000 करोड़ करो, 1 लाख करोड़ करो, कोई लिमिट नहीं है। तो अरबों खरबों रुपया चुनाव में जो लग रहा है, करोड़ों के हेलीकॉप्टर जो उड़े हैं, पार्टियों की कोई लिमिट नहीं है कितना खर्चा करना, तो कहां से निष्पक्ष चुनाव होगा? व्यक्ति की मर्यादा है, पार्टी की मर्यादा ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहता है तो पार्टियों की भी मर्यादा तय करे, उनकी भी लिमिट तय करे। वे इससे ज्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते हो, तो चुनाव में काला धन सारा बंद हो जाएगा। ये जो तामझाम चल रहा है ना, सारा नौटंकी करोड़ों की, ये इसी वजह से चल रहा है, लोग नहीं जानते। अगर आपका 5 बज जाएगा या रात का 10 बजेगा तो चुनाव आयोग कहेगा कि आपका समय पूरा हो गया, आप प्रचार नहीं कर सकते। आचार संहिता, आप माइक नहीं बजा सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, आचार संहिता है। लेकिन टीवी चैनल में, टेलीविजन में रात को 2 बजे तक नरेंद्र मोदी का प्रचार होगा। अजान चल रही है, 2 मिनट।
मैं आपको ये समझाना चाहता था कि चुनाव किस तरह नौटंकी है। चुनाव का नौटंकी किया जा रहा है लोकतंत्र में, और कोई नेता ये बोलने वाला नहीं है चुनाव आयोग के संदर्भ। डर लगता है आचार संहिता से लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं जो फैक्ट है। आपका अगर समय पूरा हो जाएगा, 10 बज जाएगा, 5 बज जाएगा, बोलेगा अभी आपका परमिशन पूरा हो गया, आप प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन भारत के टीवी चैनलों पर रात को 2 बजे तक नरेंद्र मोदी का प्रचार चल रहा है, नीतीश कुमार का प्रचार चल रहा है, राहुल गांधी का प्रचार चल रहा है। उनके लिए आचार संहिता नहीं है। तो आप टीवी चैनल के टाइम मर्यादा फिक्स करो ना। आप टीवी चैनल का टाइम फिक्स कर दो, 10 बजे के बाद टीवी चैनल पर ये नहीं बताया जाएगा। आप अगर पर्चा छपाओगे तो आपको पूछा जाएगा कितना छपाया, कहां से छपाया, कितना खर्च हुआ। लेकिन वो बड़ी बड़ी पार्टियां अखबार के पहले पन्ने पर पूरा एडवर्टाइजमेंट देती है, मालूम है। अखबार के पहले पन्ने पर एक पेज का 25 से 35 लाख रुपया है। 10 अखबार में अगर छपाते हो ना 25 लाख के हिसाब से 2.5 करोड़ हो जाता है एक दिन का। और एक अखबार का अगर 1 लाख 1 लाख अखबार छपते हैं, 10 अखबार का 10 लाख हो गया। हम पर्चा छपाते हैं 10-15 हजार, तो आप हमको पूछते हो तुम्हारे अखबार 10 लाख में चला जाता है मैसेज, पाबंदी क्यों नहीं लगाते हो? समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। और इससे भी भयानक कि भारत में सारी पार्टियां कहती है ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, चुनाव आयोग मशीनों से चुनाव करवाता है। पहले के समय में बैलेट पेपर होता था, आप ठप्पा लगाते थे और बॉक्स कर अंदर डालते थे, मालूम है। तो आपको विश्वास होता था मेरा वोट कहां गया। आजकल बटन दबाते हो, आपको यकीन है, आपको विश्वास है वोट कहां गया। चुनाव आयोग कहता है ईवीएम 3 लगाया है, अब नहीं होगा। इससे मतलब, इसका मतलब होता है पहले होता था। मैं आपको कुछ लोगों को सुनकर डर लगता होगा। अरे मैंने चुनाव आयोग पर केस किया हुआ है 18 अक्टूबर 2018 पर चुनाव आयोग के ऊपर केस किया, इन्हीं मुद्दों पर। इन्हीं मुद्दों पर कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। अगर आप कहते हो कि अब ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी नहीं होगी, तो जो पर्चियां निकलती है उसको आप मिलान करा लो। 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है। नहीं करवाते। जब से ईवीएम मशीन आई है तब से उन पार्टियों को अब आपके वोटों की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पहले उनको डर लगता था कि वोट नहीं मिलेगा, तो अब उनको लगता है वोट नहीं देंगे तो क्या हुआ, छीन लेंगे ना। भयानक आंकड़े हैं। जब से ईवीएम मशीन भारत में आई, 16 साल से 18 राज्यों में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं बना, याद रखना। 16 साल में 18 राज्यों में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं बना। गुजरात में नहीं बना माइनॉरिटी का कोई शख्स, राजस्थान में नहीं बना, हरियाणा में नहीं बना, पंजाब में नहीं बना, चंडीगढ़ में नहीं बना, उत्तराखंड में नहीं बना, हिमाचल में नहीं बना, उत्तर प्रदेश में नहीं बना। कभी अजरुद्दीन होता था, कभी आजम खान होता था, और
मध्य प्रदेश में नहीं बना, महाराष्ट्र में नहीं बना, झारखंड में नहीं बना, छत्तीसगढ़ में नहीं बना, गोवा में नहीं बना, ओडिशा में नहीं बना। 18 राज्य में 16 साल से जहां माइनॉरिटी का एरिया है, 50-60% जहां मुस्लिम बिरादरी के लोग रहते हैं, वहां भी वो चुनाव नहीं जीत सकते। मशीनों का कमाल है। इस मशीनों के विरोध में केस किया है, इसीलिए आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं है, याद रखो। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? हम भी इस देश में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, इसीलिए बता रहा हूं। चुनाव आयोग का ध्यान इसकी ओर दे रहा हूं कि हम भी निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और हमारे सामने ये समस्या है। इसका समस्या अगर चुनाव आयोग इसका समाधान नहीं करेगा तो कौन करेगा? चुनाव आप करवा रहे हो तो समाधान करो। पंद्रह अगस्त 1947 को ये कहा जाता है देश आजाद हो गया और अंग्रेज चले गए और भारत आजाद हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंग्रेजों से बदतर हाल हो गया 74 साल की आजादी में। अंग्रेजों के समय किसान आत्महत्या नहीं करता था। अंग्रेजों के समय महिला पर गैंगरेप नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों के समय भुखमरी से कोई नहीं मरता था। अंग्रेजों के समय 1 करोड़ बेरोजगार थे। अभी भारत में फौज लगी हुई है। कांग्रेस के समय 7 करोड़ बेरोजगार थे, कम नहीं हुए, बढ़ गए हैं। कांग्रेस शासन में 7 करोड़ बेरोजगार थे। 1 करोड़ झुग्गी झोपड़ियों में थे, 12 करोड़ हो गए। अभी तो और बढ़ गया, अभी 29 करोड़ तक पहुंच गया। अंग्रेजों ने 100 साल में 150 साल में केवल 100 करोड़ लूटा और इन लोगों ने 70 साल में 4.5 लाख हजार करोड़ की लूट की है। कौन सी आजादी, कहां की आजादी? हमको कौन सी आजादी, कहां की आजादी? कांग्रेस ने 84 करोड़ को भुखमरी के कगार पर पहुंचाया। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट है, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट है। और बीजेपी कह रही है, कोरोना के समय में कहा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त में देंगे। हो गया? 5 किलो चावल का मतलब क्या हुआ? 100 रुपया हुआ। 100 से 150, 20 रुपया किलो है तो 100 रुपया। मतलब महीने में 100 रुपया खर्च करने लायक नहीं छोड़ा। ये तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम लोग चावल और गेहूं देंगे, 80 करोड़ लोगों को। तो आपने ये हाल कर दिया 70 साल में कांग्रेस बीजेपी मिलकर, ये हमारा हाल कर दिया कि 80 करोड़ लोग चावल खरीदने लायक भी नहीं रहे। और आप हमको कहते हो कि आजाद हो गए हम लोग। अरे अभी का वर्तमान रिपोर्ट है, देश की सारी संपत्ति 1% के पास, 1% के पास 73% संपत्ति है देश की। 73% संपत्ति केवल 1% के पास है और 29% के पास कितनी है? 1% के पास 73 और बाकी 99% लोगों के पास कितनी है देश की? 29%। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। ये सरकार की नीतियों की वजह से है। और पूरा देश इस समय कोरोना से परेशान है कोरोना से। और आरएसएस बीजेपी कहती है
हमारे लिए अवसर है। आपदा में आपदा को अवसर में तब्दील करेंगे। कौन सा अवसर है? इस चुनाव में सारे मुद्दे गायब है, याद रखना। कोरोना से पहले 500 दिनों में जगह जगह एनआरसी एनपीआर सीए का विरोध हो रहा था, जगह जगह साइन बाग थे, कोरोना की वजह से बंद हो गए। पहले तो बीजेपी खतरे में आ गई थी, जगह जगह विरोध शुरू हो गया था, तो कोरोना के हाल में बंद हो गया। अवसर मिल गया उनको। इस देश की केंद्र सरकार ने कोरोना को फैलाया है। मैं आरोप लगा रहा हूं, केंद्र सरकार ने फैलाया है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना को फैलाया भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को फैलाया, उसकी नासमझी हो रहा, बेवकूफी की वजह से कोरोना फैल गया। पहला संक्रमित केस आया था भारत में 3 जनवरी को, और प्रधानमंत्री 25 फरवरी तक नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में व्यस्त थे। मतलब 1 महीना 20 दिन ध्यान ही नहीं दिया कि कोरोना आया है भारत में। उसके बाद भी सोते रहे। 24 मार्च को लॉकडाउन किया, मतलब जनवरी से कोरोना शुरू था और आप मार्च तक बिल्कुल लापरवाह। 80 लाख लोग भारत में आए, 80 लाख लोग भारत में आए, एनआरआई लोग विदेश से आए, 15 लोगों का स्कैनिंग हुआ, जांच हुई, 65 लाख लोगों को जाने दिया। तो कोरोना कोई गांव जाता आदमी ट्रेन और बस से थोड़ी गया था भारत से, विदेश से लाने के लिए बाहर से लोग लेके आए और पूरे भारत में फैल गया। लॉकडाउन किया। अब मजदूरों का क्या हाल हुआ आपको मालूम है? हजारों किलोमीटर पैदल चल कर आए, भूख और प्यास से। तब गाड़ी की व्यवस्था नहीं की, तब बजट की व्यवस्था नहीं की, महिलाओं ने रास्तों में डिलीवरी की, तब व्यवस्था नहीं की। अब बिहार के लिए पैकेज की व्यवस्था करें आप, क्योंकि चुनाव है। और अब कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन बन गया तो बिहार के लोगों को मुफ्त में देगा। अरे जो केंद्र सरकार मुफ्त में मास्क नहीं बांट सकती, वो दवाई बांटेगी कोरोना की। मास्क की कीमत कितना है? 2 रुपया। अगर सरकार चाहे तो 1-2 रुपया हुआ। जो सरकार मास्क मुफ्त में नहीं दे रही है, वो आपको कोरोना की मुफ्त में दवाई देगी। अवसर क्या है याद रखो, ये बताना चाहता हूं। पहला अवसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, बेच दिया रेलवे को। रेलवे को बेच दिया। जो रेलवे ने 63,000 करोड़ पिछले साल कमाया, दे दिया रिलायंस को। सरकारी तंत्र सरकार के टैक्स से बनता है, वो आप प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो। केवल रेल के डिब्बे नहीं दिए, आपको मालूम होगा ना रेलवे कॉलोनियां भारत में कितनी है, बनाए मकान, जमीन, उसकी बिल्डिंगें सब दे दिया मुफ्त के भाव में। अगर रेलवे को बेच दिया तो क्या SC ST OBC के बच्चों को आरक्षण मिलने वाला है? रिलायंस देने वाला है? आपके बच्चों को वहां आपका अधिकार होगा? रेलवे बेच दिया। उसके बाद LIC बेच दिया। इस LIC ने पिछले साल 48,000 करोड़ रुपया कमाया, बेच दिया अदानी को। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, जहां से विमान उड़ता है वो एयरपोर्ट बेच दिया। 13 एयरपोर्ट लॉकडाउन में बेच दिया। एक एयरपोर्ट का आंकड़े बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे।
लखनऊ एयरपोर्ट का इनकम था एक साल का 12 महीने का 1,26,000 करोड़ और बेचा कितने में? 47,000 करोड़ में। 80,000 करोड़ मुफ्त में दिया अडानी को। 80,000 करोड़ हर साल। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। 50 साल के लिए मुफ्त में दिया। ऐसे 13 एयरपोर्ट को बेच दिया, बैंक बेच दिया। उसके बाद इंडियन ऑयल बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा, ओएनजीसी बेचा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेचा। उसके बाद 40 कोल माइंस बेचा। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने नीलामी की, कोयला खदानें बेच दिया। देश को बेच रहे हैं और विकास की भी बातें कर रहे हैं। अगर कोई बेटा घर के सारे जवाहरात बेच रहा है और बोलेगा नहीं नहीं विकास हो रहा है, इसको विकास कहते हो? उन्होंने लॉकडाउन में ही मजदूर विरोधी कानून बनाया पूंजीपतियों के लिए, ताकि 6-7 महीने उनकी कंपनियां बंद रही, उनका घाटा नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए पूंजीपति का, तो मजदूरों का शोषण का कानून बनाया। अब 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करना हो, उतने ही रुपये में, उतनी तनख्वाह में 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करना हो, मतलब 1.5 गुना काम करना हो। 8 घंटे के बदले 12 घंटे, महीने में 1.5 महीने का काम, 12 महीने का, साल भर का 1.5 साल का काम, 6 महीना मुफ्त में काम। कितने लोगों को? देश के 40 करोड़ मजदूरों को 6 महीना मुफ्त में काम करना पड़ेगा। तो मजदूरों का खून चूसकर पूंजीपतियों का घाटे की भरपाई कर रहे हो। मजदूरों का खून पीकर, खून चूसकर तुम पूंजीपति और साहूकारों का, उद्योगपतियों की भरपाई कर रहे हो और मजदूरों को बेहाल कर रहे हो। और ये मजदूर कह रहे कि नहीं नहीं मोदी आएगा तो विकास होगा। और विकास चाहिए आपको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया था। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया। आप हैरान हो जाओगे, सुनकर हैरान हो जाओगे। आंकड़े, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, उनके आंकड़े उन पे मुंह पर फेंक कर मारूंगा। ये तुम्हारे आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में 36,735 महिला पर बलात्कार हुआ है। 2015 में 34,651 महिला पर बलात्कार हुआ है। 2016 में 38,947 महिला पर बलात्कार हुआ है। 2017 में 32,559 महिला पर बलात्कार हुआ है। 2018 में 33,556 महिला पर बलात्कार हुआ है। 2019 में 33,033 महिला पर बलात्कार हुआ। इन 6 साल में 2,09,501 महिला पर बलात्कार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और महिलाओं की सफाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। निर्भया योजना बनाया, 5,000 करोड़ का बजट रखा, केवल 40% खर्च किया, मतलब 2,000 करोड़ खर्च किया। महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। चल क्या रहा है देश में, ये बता रहा हूं मैं आपको। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और कुंभ के मेले के लिए 13,000 करोड़।
अखबार वाले ये बताने वाले नहीं है जो मैं बता रहा हूं, छापने वाले भी नहीं। लॉकडाउन में ही किसानों की जमीन हड़पने वाले कानून बना दिए। लॉकडाउन में किसानों की जमीन हड़पने के कानून बना दिए। अब जो काला बाजारी होता था उसको छूट दे दिया। ये सारा रेट बढ़ा हुआ है ना, 6 रुपए का 5, 80 रुपये प्याज में बेच रहा है रिलायंस। काला धन आएगा, 15 लाख मिलेगा, यही वादा था। आपके यहाँ किसी को मिला क्या 15 लाख? नहीं मिला है। हमारा एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, उसको मीडिया वालों ने पूछा भाई कितना खर्चा करोगे, तो हमारे कार्यकर्ता ने कहा 75 लाख, 50 लाख। अरे बोला तुम्हारा हाल देखकर तो लग नहीं रहा है कि 2 लाख भी खर्च कर पाओगे, 50 लाख की बात कर रहे हो, कहां से आया पैसा? बोला हमारे घर में 5 लोग हैं, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख के हिसाब से भिजवा दिया है, 75 आ गया है, 50 खर्चा करूंगा फिर भी 25 लाख मेरा बच जाता है। तो मीडिया वाला चिल्लाने लगा, अरे किसी को 15 रुपया भी नहीं मिला और तुमको 15 लाख मिल गया। बोला यही बात आपके मुंह से कहलवाना चाहता था, मीडिया के मुंह से कहलवाना चाहता था। हम कहते तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। याद रखो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। इस बात को पहले समझ लीजिए आप लोग। कांग्रेस ने सच्चर कमीशन बिठाया, आपको मालूम नहीं है 1947 में मुस्लिम लोग 33% नौकरियों में थे, अभी 1% है। सच्चर कमीशन ने आंकड़े उपलब्ध करवाए, सच्चर कमीशन कांग्रेस ने बिठाया कि आपको नौकरियों में अभी 1% बचा है। इतना सत्यानाश कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने सारी जमीन तैयार कर दी बीजेपी के लिए। उस कांग्रेस ने हमारे आरक्षण पर अमल नहीं किया, कांग्रेस ने आरक्षण पर अमल नहीं किया। बीजेपी बोलती है होना नहीं चाहिए, आरएसएस बोलता है आरक्षण होना नहीं चाहिए, क्या फर्क है? कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना नहीं करवाई, मोदी पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना नहीं करवा रहा है, क्या फर्क है? और आपको लगता होगा कि बीजेपी केंद्र सरकार भूल गई सीए और एनआरसी। अरे 2021 की जाति जनगणना में मुद्दा डाल दिया, 2021 की जनगणना में एनआरसी के मुद्दे डाल दिए गए हैं। एनआरसी के मुद्दे डाल दिए गए हैं। आपको लगेगा कि जनगणना 10 साल 8 साल होती है, 10 साल में होती है, वो जनगणना हो रही है। आपके एनआरसी के मुद्दे उसके अंदर डाल दिए, सर्कुलर आ गया है, भारत सरकार का सर्कुलर है। ये मत बोलना कि भूल गए एनआरसी और एनपीआर। ये 8 फरवरी से 2021 में 8 फरवरी से 28 फरवरी तक जनगणना होगी। 21 दिन में एनआरसी के मुद्दे भी उसके अंदर इंक्लूड है। हमारे पास तो पूरा डाटा है। कांग्रेस ने क्रिमिलेयर नहीं हटाया, पिछड़े वर्ग को बर्बाद कर दिया, ओबीसी को बर्बाद किया। बीजेपी कहां हटा रही है क्रिमिलेयर? 2015 में 314 बच्चों ने यूपीएससी की एग्जाम पास की थी, आईएएस बनने की एग्जाम पास की ओबीसी के बच्चे, और क्रिमिलेयर की वजह से उनको लिस्ट में से आउट कर दिया कि आप क्रिमिलेयर में आते हो, आपको नहीं लिया जा सकता। एग्जाम पास किया हुआ
इंटरव्यू पास किया हुआ आधे भारत के कलेक्टर होते, नहीं तो ओबीसी के बच्चे नहीं लिया। और जब उनको लेना था, उनकी बिरादरी को, उनकी जाति लोगों को लेना था, तो बगैर इंटरव्यू बगैर एग्जाम के आईएएस बना दिया जॉइंट सेक्रेटरी। बगैर एग्जाम बगैर इंटरव्यू को, मनुवादियों को उन लोगों ने आईएएस बना दिया एग्जाम के बगैर। जिसमें किसको बनाया? फिल्मी एक्टर मनोज बाजपेयी का भाई सुरजीत बाजपेयी को बनाया जॉइंट सेक्रेटरी। किसको बनाया? उन्होंने अजय दुबे को बनाया, वाजपेयी को बनाया, काकोरी घोष को बनाया, सौरभ मिश्रा को बनाया। मैं नाम के साथ बता रहा हूं, बगैर परीक्षा के आईएएस बनाया है। आप सोच सकते हो कि आइए कलेक्टर बगैर परीक्षा के, आप मर्जी पड़े उसको आप कलेक्टर बना दो। उन्होंने बना दिया अंबर दुबे को, सुरजीत बाजपेयी, काकोरी घोष, सौरभ मिश्रा, राजीव सक्सेना, अरुण गोयल, सुमन सिंह और भूषण कुमार। बगैर एग्जाम बगैर इंटरव्यू डायरेक्ट आईएएस जॉइंट सेक्रेटरी। आपके बच्चों का एग्जाम करके आपका बच्चा ज्यादा तेज पढ़ने में है, नहीं लिया जाएगा, उनकी मर्जी अभी, और जिसकी मर्जी होगी उसको बना देंगे। ये है भारत का लोकतंत्र अभी। तो नाम के साथ बता रहे हैं हम लोग। कांग्रेस ने हमारा शिक्षा बर्बाद कर दिया, एजुकेशन बर्बाद कर दिया, 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं लेने का। तो जो बच्चे को स्कूल में माँ बाप भेजते थे ना, और बच्चा, अगर मेरे समय में, मैं गांव देहात में पला हूं, बड़ा हूं, गांव में बड़ा हुआ हूं, कोई बच्चा नापास होता था ना, तो बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था कि पूरा दिन घर में हो, कैसे बच्चा नापास हो गया, क्यों पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। और मास्टर से झगड़ा करते थे कि मास्टर जी हमारे बच्चे को अभी तक कुछ लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, कैसी पढ़ाई कराते हो। ये हमारे समय में होता था। अभी बगैर परीक्षा के पास कर रहे हैं, खिचड़ी खिलाकर, तो बच्चा भी खुश, मां भी खुश, बाप भी खुश कि मेरा बच्चा होशियार है, कभी फेल नहीं होता। बोर्ड की एग्जाम आ जाएगी, लिखना पढ़ना नहीं आएगा, अपना नाम तक फेल हो जाएगा। और फिर बच्चे के माँ बाप गांव देहात में बोलेंगे, बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं लिखी होगी, चल तू काम पे लग जाए। तेरे नसीब में नहीं लिखा होगा पढ़ना लिखना, तू काम पे लग जा। हम हमारे बच्चों के नसीब और भविष्य को कोसते हैं, और सरकारें नीतियां उनको चौपट करने, बर्बाद करने की बना रही है। जिनको हम वोट देते हैं वो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और आज से 30-40 साल पहले, ये हमारे इधर मेरे उम्र के लोग बैठे हैं, मैं उनको पूछ रहा हूं, आपके गांव में भी अनपढ़ माँ बाप ने डॉक्टर इंजीनियर बनाया होगा? माँ बाप अंगूठा चाप होगा, बच्चा डॉक्टर बना होगा। माँ बाप अंगूठा चाप होगा, बच्चा इंजीनियर बना होगा। आज कोई डॉक्टर बनाने की हैसियत रखता है? 1 करोड़ रुपया चाहिए। यहाँ बैठे हुए लोगों को पूछता हूं, क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की हैसियत है? कहां से लाओगे 1 करोड़ रुपया? क्या इंजीनियर बनाने की औकात है हमारी? 50 लाख रुपया कहां से लाएंगे? अब ये कम होने वाला नहीं है और बढ़ने वाला है, ध्यान रखो। कांग्रेस ने ये काम शुरू किया और बीजेपी नई शिक्षा नीति शुरू की। जो माँ बाप का पुश्तैनी काम होगा उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, बच्चा 5वीं 8वीं में सीख जाएगा, बाप बोलेगा चल अभी लग जा काम पे। नई शिक्षा नीति। हमारे बच्चों का भविष्य तबाह हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, कांग्रेस ने इस देश में
आदिवासियों की जो जमीन छीनी जा रही है, कानून बनाए, 5वीं 6वीं अनुसूची पर अमल नहीं किया, बीजेपी नहीं कर रही है। 11 लाख आदिवासियों की जमीन कोर्ट में पेंडिंग है, जो सदियों से रह रहे, बोलते अभी ये जमीन तुम्हारी नहीं। कांग्रेस ने संग्रो नंदीग्राम में 1 रुपये में टाटा को जमीन दी थी, वहां से भागना पड़ा था। अब नरेंद्र मोदी दे रहा है 1 मीटर 1 रुपये में। आपको देने वाले कोई? हजारों मीटर जमीन, हजारों एकड़ जमीन 1 रुपये के भाव में आपको मिलने वाली है। अरे इंदिरा आवास में 10 साल के बाद भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो नीतियां उन्होंने बनाई हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए, जो कांग्रेस और बीजेपी ने नीतियां बनाई, उस बीजेपी के समर्थन में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन में 35 बच्चियों के ऊपर, नाबालिग बच्चियों पर बलात्कार हुआ, उस मंजू वर्मा जो उसके अंदर शामिल थी, उसको टिकट दिया। योगी आदित्यनाथ के एरिया में, कानपुर में नाबालिग बच्चियों के ऊपर बलात्कार हुआ, या मुजफ्फरपुर में हुआ। क्या है कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी में क्या फर्क है? नए श्रम कानून का नीतीश कुमार ने स्वागत किया, और उस बीजेपी से लोग परेशान होकर सोच रहे कांग्रेस को वापस लाए, तो कांग्रेस की नीतियों पर तो बीजेपी चल रही है। एफडीआई कांग्रेस ने लगाया, बीजेपी लागू किया। एसीजेड कांग्रेस ने लगाया, बीजेपी लागू किया। मुसलमानों की 6 लाख एकड़ जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन भूमि अधिग्रहण के नाम पर जब्त हो गई, कोई बोलने को तैयार नहीं है। डर लग रहा है कि कहीं फंसा देंगे तो। हम केवल बोल नहीं रहे हैं, हम तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं, केवल बोल नहीं रहा हूं, ये लिखा हुआ है स्टैम्प पेपर पर। और हमारी पार्टी की नीतियां है, हमारी पार्टी की नीति है, हमारा जो एजेंडा है। अब कांग्रेस को जिंदा कर रहा है तेजस्वी, वापस बिहार में। लालू यादव को फंसाया तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। जेल का सारा कार्यक्रम कांग्रेस ने मना कर दिया, बीजेपी ने अंदर किया। उसी कांग्रेस को जिंदा कर रहे हैं। निजीकरण का विरोध कर नहीं रहा है तेजस्वी, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, उसके ऊपर चुप है। और 10 लाख की नौकरी बोल रहा है, कहां से लाएगा? अगर तेजस्वी यादव कहता है 10 लाख की नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो मेरा कहना है औकात है तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो, लिख कर दो, ताकि बाद में पलटी मार दोगे तो स्टैम्प पेपर पर लिखा होगा तो 420 का केस बन जाएगा कि हमारा वोट लिया इस मुद्दे पर, अभी हमारे साथ धोखा कर रहे। कोई पार्टी आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने वाली नहीं है, याद रखना। अभी तक तो किसी ने नहीं दिया, आगे कोई देने वाली भी नहीं है, ताकि इसके ऊपर केस हो सकता है। अगर राजेश दास जी ने आपको लिख कर दिया, कल आपके वादों से मुकर गया, तो आप ये पुलिस चौक में जाकर इसके ऊपर केस कर सकते हो। इस मुद्दे पर मैंने वोट दिया था, अभी धोखा करना, धोखेबाजी का केस हो सकता है। कौन नेता इस संकट में पड़ना चाहेगा? कोई नहीं पड़ने वाला। हमारा पहला मुद्दा है पार्टी का, भूमि आयोग होना चाहिए। देश में भूमि की मर्यादा तय होनी चाहिए, अतिरिक्त भूमि जब्त होनी चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात है। 14 जुलाई 1947 को कहा भूमि आयोग होना चाहिए। 6 सितंबर 1954 को कहा राज्यसभा में भूमि आयोग होना चाहिए। भूमि की मर्यादा तय होनी चाहिए।
अब क्या है मालूम है? सर्वे आया, एक सर्वे, पूरे देश की जमीन अनुसूचित जाति के पास, शेड्यूल कास्ट के पास 0.5% जमीन है, आदिवासी के पास 0.5% जमीन है, पूरे देश में मुस्लिमों के पास 1% जमीन है माइनॉरिटी। मैं ये जातिवाद नहीं बता रहा हूं, मैं तो SC ST OBC संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है, संविधान उन शब्दों को मान्यता देता है। अनुसूचित शेड्यूल कास्ट के पास 0.5% जमीन, शेड्यूल ट्राइब के पास 0.5% जमीन, मुसलमानों के पास 1% जमीन, ये 2 हो गया। और पिछड़े वर्ग के पास, OBC के पास 4% जमीन, 52% OBC के पास केवल 4% जमीन। हम 85 के पास केवल 6% जमीन है और 15% मनुवादी के पास देश की 94% जमीन है। और अभी तो दे ही रहे हैं कंपनियों को हजारों एकड़। बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगी, जमीन की मर्यादा तय करेगी, अतिरिक्त भूमि जब्त हो जाएगी, भूमि विहीन लोगों में बांट दिया जाएगा। तुम कंपनियों के लिए जमीनें छीन रहे हो हमारी, तो जिनके पास नहीं है उनकी व्यवस्था हम करेंगे। हमारा एजेंडा है, हमारा एजेंडा है। तुम गरीबी रेखा बनाया हुआ है, गरीबी रेखा बनाई है कि इस मानव से गरीब कहलाएगा आदमी, BPL कार्ड मिलेगा। आपने गरीबी रेखा बनाई सरकारों ने, हम सत्ता में आएंगे अमीरी रेखा बनाएंगे। अमीर आदमी को सरकारी किसी योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तुम अमीर हो, तुमको सहायता की क्या जरूरत है? तुम सरकार को चुना लगाकर भाग जाते हो। विजय माल्या 11,000 करोड़ लेकर भाग गया, नीरव मोदी लेकर भाग गया, सरकारी पैसा लेकर भाग गया। हम कानून ही बना देते ना, कौन सा? तुम अमीरी रेखा बनाओ, जो अमीरी कैटेगरी में आ रहा है उनको सरकार की किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। कौन पार्टी बनाएगी? क्यों? उन पार्टियों को चंदा तो अमीरों से मिलता है। हमारी पार्टी अमीरों के पैसे से नहीं चलती। मुझे मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी पार्टी के अंदर बिकाऊ लोग नहीं है, टिकाऊ लोग है। कम है लेकिन टिकाऊ लोग है, ये बिकाऊ लोग नहीं है। इनको लालच देकर यहाँ नहीं बुलाया है, पूरी पैकेट यहाँ पैसा मिलेगा, बुलाया कोई लालच दिया आपको? टिकाऊ नहीं, ये बिकाऊ नहीं, टिकाऊ लोग हैं। और इनके बलबूते पर मैं इतना बोल रहा हूं पूरे भारत में। इसके बाद बहुजन मुक्ति पार्टी का एजेंडा है समान शिक्षा होनी चाहिए। कलेक्टर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा ना किसके अंदर गुणवत्ता है। हमारा बच्चा 8वीं तक ABCD भी नहीं पढ़ाते हो और आप LKG में ही ABCD पढ़ाते हो, बाद में बोलते हो इनके अंदर गुणवत्ता नहीं। पढ़ाते नहीं, खिचड़ी खिलाकर भगा देते हो और बाद में बोलते इनके अंदर मेरिट नहीं है। मेरिट कहां से आएगा? गुणवत्ता कहां से आएगा? आप लोग डेवलप करने देते हो क्या? समान एजुकेशन होना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। और हमारा एक और मुद्दा है, इस देश में आप NRC NPR की बात कर रहे हो और आप हमसे दस्तावेज मांग रहे हो कि बताओ तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी के दस्तावेज लाओ, यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। अरे तो भैया, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय सरकार ने नागरिकों का लिस्ट बनाया, तो उसमें वो लिस्ट पहले सरकार हमको लाए कि हमारे दादा का नाम है या नहीं है, पहले सरकार लाए। तुम हमसे दस्तावेज मांग रहे हो। ये बाढ़ग्रस्त एरिया में सारे कागजात गुम हो जाते हैं, हमारे लोगों का रहने का ठिकाना नहीं। तुम 90 साल का प्रूफ मांग रहे हो हमसे, तो आप सरकारों के पास लिस्ट है, पहले वो लिस्ट लाओ ना।
अगर एनआरसी एनपीआर करना चाहते हो तो एक शर्त है, हम लोग भी, हमारी सरकार आने दो। अरे जिस दिन हमारी सरकार आई तो आधार कार्ड नहीं, बीपीएल कार्ड नहीं, डीएनए कार्ड लागू करेंगे। डीएनए कार्ड, डीएनए के आधार पर एनआरसी होगी। अमेरिका ने भी माना, विज्ञान भी मान रही है डीएनए के आधार पर, क्योंकि डीएनए प्रत्येक आदमी के शरीर में है, गुम हो नहीं सकता, और डीएनए में मिलावट नहीं हो सकती। डीएनए के आधार पर डीएनए कार्ड लागू करेंगे और सरकारी योजनाओं का सारा बेनिफिट उनको मिलेगा। हम क्या मना करें, सारे नागरिकों का डीएनए कार्ड जारी करो ना। कौन पार्टी उठाने वाली है? किसी को औकात है उठाने की? बहुजन मुक्ति पार्टी अगर सत्ता में आई तो कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, कृषि आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। जो पैदावार होती है उसके आधार पर मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग। आपके इस एरिया में बाढ़ आता है ना, ये कोसी एरिया में मक्का ज्यादा होता है ना, आपके इधर मक्का होता होगा, इस साइड तो होता है, मधेपुरा और इस साइड खगड़िया बेगूसराय साइड। अब मक्का जो पैदा होता है उसकी कीमत 10-15 रुपया होलसेल के भाव में है, और आप हैरान हो जाओगे जब मक्का शहर में पहुंच जाता है, उसका नाम बदलता है, हवाई जहाज पर, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर बिकते हैं। 100 ग्राम का 30 रुपया होता है, नाम बदल दिया पॉपकॉर्न। उसको गर्म कर पॉपकॉर्न हो गया, तो 10 रुपये की आइटम 300 रुपये में जा रही है। आपका आलू या अगर 10-15 रुपया किलो मिलता है होलसेल में, और अगर अंकल चिप्स बन गया तो 100 ग्राम का 20 रुपया है ना, बच्चों को मालूम होगा 100 ग्राम का 20 रुपया है ना, 100 ग्राम का 20 रुपया, तो किलो का कितना हुआ? 200 रुपया। लाभ के 15-20 रुपए की चीज 200 रुपए किलो में बिक रही। मैन्युफैक्चर बनते ही आपका गेहूं अगर 15-20 रुपया किलो है होलसेल के भाव में, और कंपनी में चला जाता है, बिस्किट बन जाता है, तो 350 रुपया किलो में बिस्किट बिकता है। काला धन कहां से आता है मालूम नहीं है क्या? तो हमने योजना बनाई, 10 गांव के अंदर जो भी पैदावार हो, सरकार के खर्चे वहां उद्योग लगना चाहिए, और वहीं से मार्केटिंग होना चाहिए, और मुनाफा भी उस 10 गांव के अंदर लगाना चाहिए। तो कोई अपने माँ बाप को छोड़कर परदेश जाएगा कमाने? कोई बीवी बच्चों को छोड़कर जाएगा? सरकार के पास योजना, वो करना नहीं चाहते ये लोग, ये व्यवस्था करना नहीं चाहते। तो चुनाव के समय क्या होता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, स्टैंप पेपर पर लिख कर दिए हैं। आपके पास कोई भी पार्टी आए, आप कहना जो बोलते हो लिख कर दो, एक ही लाइन बोलना, भाई जो बोलते हो चलो मान लेते, स्टैंप पेपर पर लिख कर दो, देखते कितने लोग आपको लिख कर दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा एजेंडा है, सरकार ने जिन संस्थाओं का निजीकरण किया है उनका दोबारा राष्ट्रीयकरण हो जाए। प्राइवेट कंपनियों को दिया है, पहले बैंकें प्राइवेट हुआ करती थी, फिर उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। तो आपने रेलवे को, बैंकों को, एलआईसी को, एयरपोर्टों को, जहां जहां जिनको दिया है उनके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि हमारा रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। आपके बच्चों का रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, प्राइवेट कंपनी में रिजर्वेशन नहीं है, और विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है। अरे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 350 साल गुलाम बना दिया, अभी 27,000 कंपनियां भारत में आ रही है, और सरकार की परमिशन से आ रही है। अगर आपको यहां से बाहर जाना हो,
तो पासपोर्ट वीजा लगता है ना। बाहर से किसी व्यक्ति को आना हो तो बगैर पासपोर्ट के वीजा के आ जाएगा क्या भारत में? तो इतनी बड़ी कंपनियां आ रही है, विदेशी कंपनियां, तो सरकार की परमिशन के बगैर आ रही है क्या? जब विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है तो उन मनुवादियों को लगा कि इन विदेशी कंपनियों के विरोध में हमारे बच्चे नहीं टिक पाएंगे, करोड़ों रुपए की लागत होगी, आधुनिक मशीनरी होगी, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर भारत का खिलौना 50 रुपए का है, भारत का खिलौना अगर 50 रुपए का है और जापान का खिलौना 10 रुपए का है, तो कस्टमर कौन सा पसंद करेगा? ग्राहक जापान का। तो उन लोगों ने कानून बनाया अपने लोगों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया? कि अगर भारत में आपको आना है बिजनेस करने तो स्थानीय कंपनी से समझौता करना होगा। तो क्या हुआ स्थानीय समझौता? आपने सुना होगा, जैसे एटलास साइकिल थी, ऐसे हीरो साइकिल की कंपनी थी ना, पंजाब के लुधियाना की हीरो साइकिल और जापान की होंडा कंपनी, दोनों का समझौता हुआ तो होंडा कंपनी बन गई, हीरो होंडा बन गई। ये हीरो साइकिल, वो होंडा कंपनी, हीरो कंपनी और होंडा कंपनी, हीरो होंडा चलाते हो ना आप लोग। साइकिल कंपनी का मालिक मोटरसाइकिल कंपनी का मालिक बन गया। यहाँ की बजाज कंपनी, वहां की सुजुकी, बजाज सुजुकी बन गई। यहाँ की टाटा कंपनी, वहां की सुमो कंपनी, टाटा सुमो बन गई। आ रहा है समझ में कुछ? उन लोगों ने अपने लिए प्रावधान किया, हमारे बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को देखा। तो जिस दिन बीएनपी सत्ता में आई, सारी की सारी संपत्ति राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, राष्ट्र हित में वापिस जब्त हो जाएगा। तुम अभी तुम्हारा राज है, आगे चलकर जब भी हमारा राज आया तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, वापस जब्त होगा। ये जनता के पैसे और पसीनों से बना हुआ सरकारी संस्थाएं थी, किसी बपोती नहीं थी, ऐसे ही पानी के भाव में दे दिया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा एक मुद्दा है, हर जिले में फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए, कोचिंग क्लास। अगर आपका बच्चा आपके जिले में, चाहे SC/ST OBC माइनॉरिटी का बच्चा ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहता है, कनाडा पढ़ना चाहता है, अमेरिका पढ़ना चाहता है, चाइना पढ़ना चाहता है, 3 साल इधर ही इसका कोचिंग क्लास होना चाहिए, उधर की लैंग्वेज में इधर होना चाहिए, सरकार खर्चा उठाना चाहिए। वो जब उधर जाएगा तो उसको कुछ परेशानी नहीं होगी, दुनिया वालों के साथ कॉम्पीट करेगा। तुम मेरिट खत्म कर रहे हो, हम मेरिट डेवलप कर लेंगे। 100% आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। लोकतंत्र प्रतिनिधि तौर पर खड़ा है। अगर SC/ST की 22.5 संख्या है तो 22.5% आरक्षण है, तो 52.5 को 52.5 मिलना चाहिए था। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, बजट में भी, देश को चलाने में भी, देश के शासन प्रशासन में भी, देश के कोर्ट में भी, देश के सुप्रीम कोर्ट में भी, हर जगह हमारी भागीदारी होनी चाहिए। ये भागीदारी नहीं है, इसी वजह से आपके साथ अन्याय होता है। साथियों, आखिरी बात कहकर बात समाप्त करता हूं। लोग अलग अलग वादे लेकर आएंगे, अलग अलग इरादों से आएंगे, और चुनाव के समय आपको लालच देंगे, प्रलोभन देंगे। चुनाव में पैसा बांटने का काम करते हैं, नहीं होना चाहिए। जिनके पास वोट कम है वो पैसा बांटते हैं, वोटों का जुगाड़ करते हैं, 5 साल कुछ काम नहीं करते, इसीलिए उनको वोटों का जुगाड़ करना पड़ता है। वो 5 साल में एक बार आएंगे और 500 की नोट देंगे, और हमारे लोग क्या सोच रहे, बटन दबाया और 500 मिल रहा है। केवल बटन ही तो दबाना है, 500 मिल रहा है ना।
अरे तो 5 साल में एक ही बार 500 देंगे ना। साल भर का 100 रुपया हुआ, 12 महीने का 100 रुपया, तो महीने का 8 रुपया हुआ, और रोज का चवन्नी हुआ 25 पैसा। भिखारी आजकल चवन्नी लेता है क्या? हमारे लोग चवन्नी में वोट देकर आ जाते हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि चवन्नी में वोट दे रहा है, क्योंकि 5 साल तक 500 रुपये चलने वाला तो है नहीं। अगर आपके घर में 5 लोग हैं और अगर 5 लोग आप सोचोगे 2500 रुपया मिल रहा है, एक वोट का 500, 5 लोग का 2500, तो याद रखना उस 5 लोगों में आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी माँ भी है, आपकी बीवी भी है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इज्जत प्यारी होती है या पैसा? महिलाओं को पूछना चाहता हूं, इज्जत प्यारी होती है या पैसा? अगर इज्जत प्यारी है तो काय को अपनी इज्जत को काय को इज्जत की नीलामी कर रहे हो? वोट बेचने का मतलब अपनी बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना, याद रखना। वोट बेचने का मतलब अपनी बहन बेटियों पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना है। और जब आप वोट बेचोगे और फिर नेता के पास जाओगे कि आप हमारा काम क्यों नहीं करते हो, आप सड़कें क्यों नहीं बनाते हो, आप स्कूल क्यों नहीं बनाते हो, आप हमारा काम क्यों नहीं करते हो, तो आप कहोगे, नेता आपको क्या कहेगा मालूम है? क्यों करूं आपका काम? तो आप कहोगे, हमने आपको वोट दिया था। तो नेता आपके मुंह पर थूक कर कहेगा कि मुफ्त में दिया था क्या, पैसा नहीं लिया था? वो नेता आपके मुंह पर थूक कर कहेगा, क्या वोट मुफ्त में दिया था क्या, पैसा नहीं लिया था क्या? क्या जवाब है आपके पास? कोई जवाब है क्या आपके पास? वोट बेचने का काम बिल्कुल मत करना, किसी के झांसे में आने का काम मत करना। किसी की मेरी बिरादरी का है, बीजेपी का हुआ तो क्या हुआ? अरे तो तुम्हारी बिरादरी का है, वो नीतियां बना रहा है या उसका मालिक नीति बना रहा है? वो तो किराए के घर में है। कांग्रेस में है तुम्हारा आदमी, लेकिन क्या कांग्रेस की पॉलिसी तुम्हारा बिरादरी का आदमी बनाएगा या कांग्रेस के लोग बनाएंगे? तो वो तो किराए के घर में है, और किराए के घर में कोई कील ठोकने नहीं देता, याद रखना। तुरंत बाहर निकाल देगा, तुरंत बाहर निकाल देगा। वो लोग आपकी आवाज उठा नहीं सकते। चुनाव के समय शराब पिलाया जाता है, कहते हैं बिहार में पाबंदी है, और कुछ लोग बोलते हैं क्या बिहार में पाबंदी है क्या? और मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। मुझे तो मालूम नहीं, मैं बिहार का नहीं हूं, मैं आपको ही पूछ रहा हूं। चोरी छुपे मिलता होगा। चुनाव में शराब पिलाते हैं, और क्या बोलते हैं आप उसको? इधर क्या बोलते हैं? अलग अलग एरिया में अलग अलग बोलते हैं। कोई पौआ बोलता है, कोई अलग अलग बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? पौआ बोलते हैं। महुआ कितनी कीमत होती है? कितना रुपया? 60 रुपया? 100 रुपया? अरे तो 5 साल में एक ही बार पिलाएंगे ना। 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे ये नीतियां बनाकर। सब कुछ आपका छीन कर आपको बर्बाद करने के कगार पर लेकर खड़ा कर दिया है। अब भी अगर आप अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहते तो फिर आप अपने बच्चों के सत्यानाश के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। नेता जिम्मेवार नहीं, आप खुद जिम्मेवार हैं। तो ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई आपके हक अधिकार को बचाने की है, ये लड़ाई आपकी आने वाली नस्लों को बचाने की है, ये लड़ाई भाईचारा पैदा करने की है, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, देश को बचाने की है। तो क्या ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए?
ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? अगर आप कहते हो नहीं लड़नी चाहिए, बंद कर देते, हमारे बाप का क्या जाता है? हमारे घर का मुद्दे बता रहे क्या हम लोग? ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? तो लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, वोट का हथियार है। वोट का हथियार है, आप किसी को भी राजा बना सकते हो, किसी को भी जमीन पर लाकर खड़ा कर सकते हो। तो इस वोट का इस्तेमाल अगर सही तरीके से करना सीख जाओ तो देश के मालिक बन जाओगे, मालिक। अगर आपके वोट का इस्तेमाल आप सही तरीके से करना सीखे तो आप इस देश के मालिक बन जाओगे। याद रखना, आपके बच्चों को आप सारी समस्याओं से निजात दिलाओगे। आपके बीच में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी है राजकुमार दास जी। आप सारी पार्टी को आजमाया, एक बार मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी को भी अवसर दो, एक बार अवसर दो। और मैं प्रत्येक प्रत्याशी के मुंह पर कहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद मेरा चुना हुआ प्रत्याशी अगर जनता का काम ना करे तो चौराहे पर लाकर जूतों की माला पहनाना, उसको जूतों की माला। कौन नेता बोलेगा अपने प्रत्याशी के? अगर मेरा पार्टी का चुना हुआ प्रत्याशी समाज के साथ गद्दारी करे, मेरा चुना हुआ पार्टी का प्रत्याशी अगर समाज का काम ना करे और विश्वासघात करे, आपका अगर काम ना करे, तो आप चौराहे पर उसको लाना और उसका स्वागत करना जूतों से। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो मुझे बुला लेना, मैं करूंगा, चिंता मत करना। आज इनके साथ हो, कल इनके विरोध में भी हो सकता है अगर काम नहीं किया तो। ऐसा कोई पार्टी का नेता जनता को ये अधिकार देगा नहीं। अब आपको तय करना है, आप अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हो, लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, भारत को बचाना चाहते हो, तो आपको मैं अनुरोध करता हूं, यहां से जाने के बाद कम से कम 50-50 परिवारों तक इस पार्टी का मैसेज पहुंचाओगे, इस पार्टी के समर्थन में मैसेज पहुंचाओगे कि ताकि हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, 2 नंबर का पैसा नहीं है, टाटा बिरला अंबानी का पैसा नहीं है। ये पार्टी आपके पसीने और पैसे से चलती है, उसमें आप स्वयं अपना जो पैसा लगाओगे और जन जन तक ये बात पहुंचाओगे। इतनी बात कहकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय मुलासी।